नमस्कार दोस्तों। यह कहानी हाँ मुझे प्यार है का अगला एपिसोड है। पूरी कहानी जानने के लिए इससे पहले के भाग को देख सुनना न भूलें और आज की कहानी सुनिए। विनय को मन ही मन आने वाले खतरे का अंदेशा हो गया था। वह यह तो जानता था मुखिया और प्रभा चुप नहीं बैठेंगे। भरे पंचायत में हुए अपमान का बदला लेकर रहेगा। उसका पूरा ध्यान अपने पूरे परिवार की सुरक्षा पर केंद्रित हो गई। स्वरा और उसके परिवार तक बात चली जाएगी, उसने सपने में भी कल्पना नहीं किया। समन अपनी बहन की जिंदगी में खुशियाँ वापस लौट आने का के कारण बहुत खुश था। अपने माँ पापा की अनुमति लेकर घर में छोटी सी पूजा का आयोजन करवाया। विनय को पूरे परिवार के साथ आने का निमंत्रण दिया और अपने कुछ करीबी मित्रों का भी निमंत्रण दिया। पूजा की तैयारियों के बीच अचानक नीलिमा ने अपने माता पिता को देखकर चौंक गई। नीलिमा अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई। न मेरी गुड़िया, इस हाल में रोते नहीं हैं। तुझे देखने को कब से मेरी आंखें तरस गई थी। सुबह ही समन बेटा का फोन आया तो मैं बिना कुछ सोचे तेरे पिता के साथ आ गई। माँ की प्यारी बातें सुनकर नीलिमा थोड़ी सहम गई। पिताजी के पाँव छूने लगी। पिताजी ने थाम गले लगा लिया। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी भावना को समझ नहीं पाया। धन दौलत से भरी बड़ी चीज होती है प्रेम। पत्नी को रुपए पैसे नहीं, पति के साथ और सम्मान चाहिए। तूने मुझे पराया कर दिया गुड़िया। एक बार तो अपने पिता को सही से बताया होता। मुंह मोड़कर बैठ गई। तू सच में बहुत किस्मत वाली है। तुझे सुधीर जी और शोभा भाभी जैसे सास ससुर मिले जो तुझे प्यार और सम्मान के साथ तेरे हक के लिए भी हमेशा तेरे साथ खड़े रहे। तुझे समझा और तेरी गृहस्थी को संवार दिया। पापा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे दो माता पिता का प्यार मिला है। मैं बहुत खुश हूँ पापा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिस पर चाह कर भी आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। मेरे जीवन में जो कुछ भी घटा वो मेरे लिए बाहर ही लेकर आया। एक बात कहना चाहूँगी पापा, बेटियों को कभी इतना मजबूर नहीं कर देना चाहिए कि वह लौट कर अपने माता पिता के आंगन जाने से कतराएं। चलो भाई नीलिमा, ये अपना ड्रामा खत्म करो और मुझे भी अपने धर्म माता पिता से आशीर्वाद लेने दो। हाल में सबके चेहरे इतना सुनते ही खिल उठे। सारे मेहमान और मित्र के आते ही पूजा शुरू होनी थी। समन और नीलिमा पूजा का मुख्य यजमान बनना था। पूजा शुरू हो गई। विनय और स्वरा ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की खैरियत ले ली। विनय की आंखों में झलकती मोहब्बत को देख स्वरा की आंखें शर्म से झुक गई। पूजा संपन्न होने पर विनय और स्वरा की शादी की तारीख आने वाले 10 दिनों में तय कर दी गई। सब खुश थे। सारे मेहमान को खाना खिलाकर विदा कर दिया। विनय भी परिवार के साथ चला गया। समन शादी की तैयारी के लिए अपने पापा से परामर्श लेने लगता। सारा लिस्ट तैयार कर लेता है। पापा आप आराम कर लो, मैं भी आराम करने अपने कमरे में जाता हूँ। कल से काम बढ़ने वाला है। ऑफिस से कुछ स्टाफ घर पर आने को कह देता हूँ। बेटा, काम तो सच में बढ़ जाएगा। बस भगवान हमारी स्वरा की झोली खुशियों से भर दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीलिमा और तुम भी अब खुश हो। बुढ़ापे में ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं होती। हम जीते जी अपने बच्चों को अपनी गृहस्थी में खुशहाल देख लें। अच्छा लगता हूँ। अच्छा चलता हूँ। शाम में मैं और तुम्हारी माँ एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहे हैं। कल सुबह तक लौटेंगे। अच्छा, अब थोड़ा आराम कर लूँ। समन कमरे में गहरी नींद में सोई नीलिमा को देखकर उसका सर चूमकर सोचने लगता है। बहुत दिनों से नीलिमा के साथ समय नहीं बिता पाया। स्वरा की भविष्य की चिंता में इतना घुट रहा था कि नीलिमा का ख्याल ही नहीं आया। कुछ सोचकर बाजार निकल जाता है। नींद से जगने के बाद नीलिमा समन को कमरे में नहीं पाकर उसे हाल में देखने जाती है। हाल में भी ना कुछ पाकर स्वरा के कमरे में जाती है। स्वरा को विनय से फोन पर बात करता देख
वहीं बैठ जाती है। थोड़ी देर उसके चेहरे की परेशानी को देखकर स्वरा फोन बाद में बात करती हूँ कहकर फोन रख देती है। क्या हुआ भाभी, आप परेशान दिख रहे हो? स्वरा ने चिंतित होकर पूछ लिया। समन कहीं गए हैं क्या? घर पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। नीलिमा परेशान होकर बोली। अरे भाभी, आप सो रहे थे तो भैया ने आपको नहीं परेशान किया, बाजार गए हैं, कह स्वरा फिर से विनय के साथ बात करने लगी। नीलिमा उठकर अपने कमरे में जाकर गुस्से से खुद झल्लाने लगी। तभी उसकी नज़र तकिए के नीचे रखी चमकीली चीज पर पड़ी। नीलिमा ने जैसे उसकी तरफ देखा, एक बड़ा सा गिफ्ट पैकेट था। उसके ऊपर एक लेटर चिपके लिफाफा चिपकी थी। नीलिमा ने झट लिफाफा खोला। नीलिमा शाम में छत पर मुझे मिलना समन। नीलिमा बच्चों से उतावलापन दिखाते हुए अपना एक गिफ्ट का पैकेट खोला। एक बहुत ही खूबसूरत सा गाउन देख उसकी आंखें चमक गई। वो उसका मन सातवें आसमान पर पहुंच गई थी। शायद यही होता है प्यार। सोच कभी गाउन तो कभी खुद को निहार रही थी। प्रेम की गिरी बूंदें मन को जाता निहाल, बढ़ती जाती प्रगढ़ता जो हो प्रेम निश्चल। प्रेम सारा जगत का सार, प्रेम ही इंसान की दौलत अपार। प्रेम के कारण बने कबीरा, प्रेम ही बना जाए इंसान को फकीरा। नीलिमा गुनगुनाते हुए तैयार होने लगी। गाउन पहनकर जल्दी से बड़ा सा बन बनाया और कान में मोती के बूंदे डालकर खुद पर इतराने लगी। शाम तो हो ही गया था और उसे भी अपने प्रेमी पति से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हो रही थी। समय काटे नहीं कट रहा था। मोबाइल घनघना कर बज उठा। हेलो भाभी, भैया आपको छत पर अभी बुला रहे हैं। नीलिमा ने फोन काटा और पता नहीं क्यों उसके दिल की धड़कन जोर से धड़कने लगा। नीलिमा को लगा उसके गर्भ में भी हलचल हुई। नीलिमा धीमे धीमे कदमों से खुद को संभालते हुए छत की तरफ बढ़ चली। छत का दरवाज़ा खुला और खुलते ही नीलिमा बाहर का नज़ारा देखकर दंग रह गई। उजले और लाल गुब्बारे चारों तरफ बिखरे पड़े थे। पूरा छत दिवाली की सजावट की तरह सजी हुई थी और पास टेबल पर खाने का इंतजाम किया हुआ था। दूधिया उजले रंग के गाउन में नीलिमा का चेहरा दमक रहा था। समन आगे बढ़कर नीलिमा का हाथ थाम लिया। ये सब आपने मेरे लिए किया समन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ओ समन, आई लव यू, कह समन के गालों को अपने होठों से चूमकर झूमने लगती है। शायद समन, मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ। आज मुझे मेरी किस्मत से जलन हो रही है। आप कितना प्यार करते हो मुझे। नीलिमा झूमकर समन के बाहों में समा गई। बहुत दिनों से चल रही उलझन से छुटकारा मिलने के बाद मैं आज तुम्हारे लिए सब किया है, ताकि हम भी एक रोमांटिक डेट का आनंद ले सके। तुम्हारे चेहरे पर छाई उदासी मेरे बच्चों को भी उदास कर रही थी। पता है, मेरा बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा होना चाहिए, हंसमुख, चंचल और गंभीर। एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं रहूँ या न रहूँ, मेरे बच्चे का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप तो कुछ भी बोले जा रहे हो। आप कहाँ जाओगे समन? नीलिमा ने बीच में ही टोका। चलो खाना खाते हैं, मैंने तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट से पसंदीदा खाना मंगवाया है, कह टेबल पर जाकर खाना प्लेट में सजाने लगा। नीलिमा कुछ उलझन के साथ उसका मन उचट गया था। उसका मन पता नहीं क्यों आने वाले किसी खतरे के कारण आशंकित हो रह चुका था। भारी मन से खाना खाते हुए मन ही मन सब अच्छा हो भगवान से प्रार्थना करने लगी। तुम औरतें भी हर बात को लेकर आशंकित हो जाती हो। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कितना भी पढ़ लिख लो, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती हो। चलो चलकर सो जाओ, ज़्यादा सोचना तुम्हारे और मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। नीलिमा कमरे में आकर भी बेचैन ही रही। समन थक कर सो चुका था। नीलिमा ने पूरी रात करवट बदल बदल कर काटी। एक अजब सी बेचैनी और डर उसके मन के अंदर घर कर गई थी। अजीब सा तूफान उसके अंदर चल रहा था।
सुबह उसकी लाल लाल सूजी आंखें देखकर समन चिंतित हो गया। ये क्या, तुम उस एक बात के कारण रात भर जागती रही? इतना तनाव सही नहीं है। मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया। तुम तुम तो सोचकर अपनी सेहत को खराब कर लोगी। मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ और तुम फालतू की चिंता मत करो। अपनी गाड़ी तो माँ पिताजी लेकर गए हैं, नीलिमा ने चिंतित होकर कहा। मैं घर की गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, शाम में तुमसे मिलता हूँ, कह ऑफिस के लिए समन निकल गया। नीलिमा खामोशी से उदास चेहरे से समन को बाय बोलकर चुपचाप अनमने ढंग से आकर बैठक में बैठ गई और स्वरा को आवाज लगाया। स्वरा के आते ही मन बार बार बेचैन हो रहा था। स्वरा, नीलिमा ने हाँफते हुए कहा। क्या हुआ भाभी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना भाभी? स्वरा ने जल्दी से पानी लाकर पिलाया और वही नीलिमा सोफे पर लेट गई। स्वरा ने दौड़कर अपने कमरे से मोबाइल लाकर समन को फ़ोन करने लगी। समन से बात नहीं हो पाई। अपने पिताजी को फ़ोन कर जल्द घर आने को कहा। समन को बार बार फ़ोन लगाई पर फ़ोन नहीं लगा। कुछ देर में सुधीर जी और शोभा जी भी आ गए। नीलिमा को समन को लेकर परेशानी बढ़ रही थी। बार बार समन के लिए पूछ रही थी। बेचैनी और एक अनजाने भय के कारण नीलिमा अचेत हो गई। पानी का छींटा चेहरे पर मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की मगर कोई अंतर होता नहीं दिखा। सुधीर जी अस्पताल लेकर जाने लगे। तभी स्वरा का फ़ोन बज उठा। समन का फ़ोन था। स्वरा ने फ़ोन उठाया। सामने आप समन चौधरी के घर से बोल रही हैं? जी हाँ, पर आप कौन? ये मेरे भैया का नंबर है। स्वरा ने हड़बड़ाते हुए पूछा। जी मैं इंस्पेक्टर कबीर बोल रहा हूँ, सिटी हॉस्पिटल से। समन चौधरी का एक्सीडेंट हो गया और उनकी हालत बहुत गंभीर है। आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। भैया भैया कहकर स्वरा रोने लगी। क्या हुआ स्वरा, जल्दी बताओ, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? सुधीर जी ने घबराते हुए पूछा। पापा, भैया का कार दुर्घटना ग्रस्त हो गया और भैया सिटी हॉस्पिटल में गहन चिकित्सा कक्ष में हैं। सुबकते हुए स्वरा ने कहा। पहले बहू को लेकर चलो, इसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। शोभा जी ने नीलिमा को लेकर हड़बड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। स्वरा खुद को संभाल कर कार ड्राइव करते हुए सिटी हॉस्पिटल पहुंची। स्वरा को लेकर शोभा जी और स्वरा स्त्री रोग विभाग की तरफ भागे और सुधीर जी गहन चिकित्सा कक्ष की तरफ तेजी से समन का हाल जानने के लिए भागे। नीलिमा को स्ट्रेचर पर लिटाकर स्वरा को डॉक्टर जल्दी से चेकअप के लिए बुलाने लगी। डॉक्टर ने चेकअप कर ऑक्सीजन लगाकर नीलिमा को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया। घबराने की बात नहीं, किसी परेशानी की वजह से मरीज की सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डॉक्टर ने दिलासा देते हुए कहा। स्वरा ने राहत की सांस ली और समन का हाल जानने के लिए उसके कक्ष की तरफ भागी। कक्ष के बाहर अपने पिताजी को रोते देखकर स्वरा घबरा गई। क्या हुआ पापा, भैया ठीक तो हैं? स्वरा ने घबराते हुए पापा से पूछा। नहीं, तुम्हारी माँ और नीलिमा को क्या मुंह दिखाऊंगा, कहकर रोने लगे। नहीं पापा, भैया को कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखें, भगवान सब ठीक करेंगे और भाभी का हमें विशेष ध्यान रखना होगा, स्वरा ने दिलासा देते हुए कहा। स्वरा अस्पताल से बाहर निकलकर रोने लगी। तभी सामने से विनय एक गाड़ी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। विनय को देखते ही स्वरा उसके गले लगकर फपक कर रो पड़ी। विनय, भैया की हालत बहुत गंभीर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्वरा ने रोते हुए कहा। खुद को संभालो स्वरा, तुम्हें ही अभी इस विषम परिस्थिति में अपने परिवार का संबल बनना होगा, तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा, विनय ने स्वरा के आंसू पोंछते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने आकर कहा, गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया गया था, किसी साजिश के तहत उनकी दुर्घटना कराया गया है, समन की जान लेने की
कोशिश की गई है। किसी व्यापारिक दुश्मनी के कारण जान लेने की कोशिश की गई है। आपको किसी पर कोई शक है? सामने से प्रभा ने कहा, मेरे पिताजी गांव के मुखिया हैं, पर मुखिया के नाम से जाने जाते हैं। 3 साल पहले मेरी और विनय की शादी हुई थी, लेकिन मैं अपने गांव के रघु से प्यार करती थी, इसलिए विनय का घर छोड़ आई। जब पिताजी को मेरी गलती का पता चला तो डर दिखाकर विनय को फिर से मुझे अपनाने को कहा, लेकिन भरी पंचायत में विनय ने इनकार कर दिया। मेरे पिताजी के अहम को ठेस पहुंचा और उन्होंने विनय की जिंदगी से स्वरा को छीन लेने का निश्चय किया। स्वरा को जान से वो मारना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने स्वरा के घर पर काम करने वाले नौकर बंटू को पैसे का लालच देकर स्वरा की पल पल की जानकारी देने के लिए मना लिया था और पिताजी को स्वरा की हर पल की पुख्ता खबर पहुंचने लगा। आज सुबह स्वरा विनय से मिलने जाने वाली थी, इसलिए स्वरा की गाड़ी का ब्रेक से छेड़छाड़ कर उसको जान से मार देना चाहा। मेरे भैया के इस हाल का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं उनके लिए हमेशा से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही हूँ। मेरे हिस्से की मौत भी भैया ने अपने सर पर ले ली। लानत है मुझ पर जैसी स्वार्थी बहन पर। भैया हमेशा मेरी किस्मत से लड़ते रहे, मेरी झोली खुशियों से भरने के लिए उस रात मेहनत और भगवान से दुआ करते रहे। कह सोना चीख कर रोने लगी। विनय आगे बढ़ स्वरा को संभाल कर कहा, समन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वरना नीलू मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। उसकी खुशियों के लिए दुआ करने वाला दोस्त ही आज उसके जीवन को बेरंग हो जाने का कारण है। और समन और नीलिमा का बच्चा बड़ा होकर हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? मत रो स्वरा, भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। आप लोग हिम्मत रखें, सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं बंटू और मुखिया को तत्काल गिरफ्तार कर लेता हूँ। इंस्पेक्टर साहब कहकर मुखिया को गिरफ्तार करने निकल गए। तुम्हारे घर की खुशियों में आग लग गई। विनय ने मेरी शादी रघु से करवाकर मुझे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा दिया है और बदले में मैंने विनय से उनकी सारी खुशियाँ छीन ली। छी, शर्म आती है मुझे। मेरे कारण मेरे पिताजी किसी की जान भी ले सकते हैं। माना पिता अपने बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी बेकसूर की जान ले लेना बहुत बड़ा अपराध है। गलती मेरी, सजा विनय और स्वरा भुगत रहे हैं। प्रभा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है प्रभा, तुमने तो आज हमारी मदद की है। अपने पिता के खिलाफ जाकर गुनहगार को सलाखों के पीछे ढकेलने का काम किया है, जो एक साहसिक कदम है और तुम्हारे इस हौसले के लिए मैं तुम्हारी दिल से शुक्रगुजार हूँ। तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। चलो मैं अब पिताजी के पास जाती हूँ। अंदर माँ पिताजी अकेले हैं। प्रभा तुम भी चलो अस्पताल के अंदर, कह स्वरा और विनय अस्पताल की तरफ तेजी से भागे। डॉक्टर ने कुछ बताया पापा? समन के ही हालत के बारे में विनय ने गंभीरता से पूछा। विनय को देखते ही सुधीर जी बिलक बिलक कर रूप कर कहने लगे, मेरा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मेरी बहू अपने पति को लगातार पूछकर अचेत हो जा रही है। मैं असहाय कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा पापा, आप भगवान पर भरोसा रखो। विनय अपने आंखें छुपाते हुए बोला। नीलिमा की हालत में थोड़ा सुधार होते ही फिर समन समन कह चौंक कर उठ बैठी और समन समन कह चिल्लाने लगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। तुमसे ही मेरी सांसें चलती हैं। जब छोड़ कर यूँ जाना ही था तो मेरी जिंदगी को प्यार से भरने की ज़रूरत ही क्या थी? मैं यूं ही अकेले जी रही थी। मैं तुम बिन क्या हूँ? तुम जानते हो हमारे बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है। जोरों से विलाप करने लगी। संभालो बेटा अपने आप को, तुम टूट नहीं सकती। तुम्हारे कोख में पल रहे अपने बच्चे के बारे में सोचो। तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकती।
एक माँ अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ जाती है। बेटी, बहन और पत्नी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन एक माँ बहुत ताकतवर होती है। तुम्हें बस अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानो और मुसीबत से लड़कर अपने बच्चे को भी बहादुर बनाओ। शोभा जी ने गले से लगाकर नीलिमा को समझाया। समन की स्थिति गंभीर बनी होने के कारण विनय ने सिटी अस्पताल के डॉक्टर से राय मशवरा करके समन का दिल्ली के बड़े अस्पताल में इलाज कराने का विचार कर रही था। सुधीर जी ने नीलिमा से पूछने की सलाह दी। बेटा, नीलिमा की सांसें समन से जुड़ी हैं। मैं पिता होने के साथ नीलिमा का ससुर भी हूँ। समन से जुड़ी हर बात के लिए नीलिमा की सहमति होना बहुत जरूरी है। नीलिमा को तो समन की इस हालत में कुछ भी नहीं पता है। इस हालत में उसे समन के बारे में बताना सही नहीं। शायद उसकी तबीयत और बिगड़ जाए। विनय घबरा कर बोला। विनय को पेशो पेश में देखकर स्वरा भी चिंतित हो उठी। एकाएक ही जोर जोर से रोते हुए बोली, मेरे जीवन में काश तुम नहीं आए होते तो मेरे भैया इस हालत में नहीं होते। कोई नहीं, सिर्फ मैं निर्णय करूंगी कि भैया का आगे का इलाज किस अस्पताल में होगा। कह स्वरा डॉक्टर से बात करने के लिए चली गई। विनय स्वरा के पीछे पीछे भागा। स्वरा, मेरी बात तो सुनो। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? क्या मुझे तकलीफ नहीं है? तुमने तो एक पल में पराया कर दिया। ओह हटो और अभी यहाँ से जाओ, कह स्वरा ने विनय को एक तरफ धकेल दिया। विनय चुपचाप वहाँ से सुधीर जी के पास चला गया। तभी उसे सामने से नीलिमा आती हुई दिखाई दी। नीलिमा को देख सुधीर जी और विनय की चिंता बढ़ गई और दोनों नीलिमा की तरफ भागे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। सब बस एक विपरीत समय की चाल समझे बिना चले जा रहे थे। घर परिवार और सारे रिश्ते बिखर रहे थे। नीलिमा का मांग का सिंदूर और उसका अजन्मा बच्चा दोनों दांव पर लगे थे। वक्त के इस क्रूर आघात से वो लड़ने को बिल्कुल तैयार थी। मैं अपने पति को अस्पताल में ही रहने दूंगी और मुझे अपने कान्हा जी पर पूर्ण विश्वास है कि मेरी सौभाग्य जरूर मुझे लौटा देंगे। एक पत्नी को कि विश्वास कभी हार नहीं सकता है। नीलिमा मन ही मन खुद को समझा रही थी। समन को कुछ नहीं होगा। सब परेशान होकर बस भगवान से प्रार्थना कर सकते थे। उनके बस में था तो नहीं। सब उसके ऊपर वाले की ओर आशा लगाए देख रहे थे। स्वरा ने आकर कहा, भाई को हम दिल्ली नहीं ले जा सकते। इस स्थिति में उन्हें दूसरे अस्पताल हम नहीं ले जा सकते। कहीं कुछ हो गया तो हम जवाबदेह होंगे। स्वरा ने विनय की तरफ देखते हुए कहा, आप भी अपनी जगह सही थे। विनय पर मैं भावना में बह गई थी, आपको समझ नहीं पाई। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं स्वरा, आप मुझे शर्मिंदा कर रही। अपने परिवार को संभालना है तो हम आपसी विवाद सुलझा रहे हैं। समन भाई जब ठीक होकर घर आएंगे तो क्या कहेंगी आप उनसे? मैं और विनय तो आपस में ही मसले सुलझाते रह गए। नीलिमा का ध्यान नहीं रख पाए। स्वरा के आंसू पोंछते हुए कहा। लाचार और हताश नीलिमा के पास जाकर स्वरा ने हिम्मत रखने का कहा। पापा मम्मी का भी हिम्मत बढ़ाने लगी। सारा परिवार एकजुट होकर समन की स्वस्थ होने की दुआ करने लगे। नीलिमा के लिए पल मौत से भी ज़्यादा खुद दुखदायक थे। बस अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा था। तभी सिस्टर ने आकर बताया, समन को होश आ गया है। आप सब उनको गहन चिकित्सा कक्ष में नहीं मिल सकते, पर जैसे ही उन्हें वार्ड में लाया जाएगा आप सब मिल सकते हैं। नीलिमा इतना सुनते ही शोभा जी के गले लग फपक पड़ी और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। स्वरा और विनय ने भी एक दूसरे को देख रो पड़े और दोनों दिल ही दिल में खुश होने लगे। चलो उनके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। नीलिमा की जिंदगी वीरान होने से बच गई। नीलिमा को शोभा जी ने घर जाकर आराम करने को कहा। तुम सुबह से परेशान हो, जो तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। नीलिमा घर जाने के
तैयार नहीं थी। विनय ने सबको बहला फुसलाकर नीलिमा के साथ साथ सुधीर जी और शोभा जी को भी घर भेज दिया। स्वरा और विनय अस्पताल में रुक गए। नीलिमा घर आकर भी परेशान थी। अपनी हालत किसी को बता भी नहीं पा रही थी। शोभा जी ने उसे खाना खिलाकर अपने पास सुला लिया। शोभा जी का साथ पाकर नीलिमा अपनी माँ को भूल गई थी। हर दुख तकलीफ में माँ की तरह हाथ थाम लेती थी। स्वरा और नीलिमा में कभी फर्क नहीं किया। बस समन घर आ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। और स्वरा की शादी के बाद मेरे आंगन में किलकारियाँ गूंजेंगी। जीवन से ज़्यादा चाह नहीं थी। हंसी खुशी जिंदगी कट जाए। समन के प्यार के सागर में उतरकर इस जीवन को प्यार से रंग दूं। नीलिमा की बस इतनी सी ही चाहती थी। उधर अस्पताल में विनय और स्वरा अपने आने वाले जीवन के ख्वाब बुन रहे थे। ये रात कालिमा हट जाएगी और हमारे जीवन में नई उजास लेकर आएगी। स्वरा और विनय की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों पास पास के प्रतीक्षा कुर्सी पे बैठे न जाने दिल की कितनी कही और कितनी अनकही बातें कह रहे थे। दोनों की धड़कनें बहुत तीव्र गति से धड़क रहे थे। दोनों आज इतने करीब बैठे थे कि उनकी आगोशी बात कर रही थी। दोनों इन कुछ कहे और कुछ बिन कहे शब्दों के बीच एक दूसरे के कंधे पर रखकर सर सो गए। सुबह जब उन दोनों की आंखें खुली तो ऊँघते हुए दोनों की नज़रें एक दूसरे से चुरा रही थी। दोनों जल्दी से डॉक्टर के कमरे की तरफ भागे। डॉक्टर समन चौधरी अब कैसे हैं? दोनों एक साथ पूछे। अब खतरे से बाहर हैं। सर पर गंभीर चोट लगी है, इसलिए 1-2 दिन डॉक्टरों के निरीक्षण में रखना होगा। हम दोपहर तक उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर ने सारी स्थिति से अवगत करवा दिया। नीलिमा को फ़ोन कर सारी जानकारी देकर स्वरा ने चिंता न करने को कहा। तभी सुधीर जी आकर स्वरा और विनय को घर जाकर थोड़ा आराम करने को कहा। वहीं अस्पताल में रुक गए। अपने बेटे से मिलने की बेताबी बढ़ रही थी। उनके बुढ़ापे का सहारा स्वस्थ हो गया था। उनके बूढ़े कंधे को बल मिल गया था। दोपहर तक समन को वार्ड में लाया गया। नीलिमा के साथ पूरा परिवार समन से मिलने को उसके कमरे में गया। नीलिमा ने पूछा, समन आप ठीक तो हैं? समन हैरानी से नीलिमा को देखते हुए, आप कौन हैं?